आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दिख रहा है बोर्ड पे, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। आज हम इसी के बारे में एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था है, इससे पहले हमने जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इन सभी वंशों का जो हमने ट्रिक बताया था कि गोली खिले तो सांस लो, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का हमने एक राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है। उसके अलावा हम इसका स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा वो पढ़ लिया है। और आज हम समग्र रूप से सभी वंशों का सैन्य व्यवस्था क्या था, किस प्रकार से मॉड्यूलेशन होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होकर के विभिन्न शासक जो है अपनी सेना का संचालन करता है के बारे में एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान बना रखिएगा, ये जो सैन्य व्यवस्था है, ये सैनिक व्यवस्था को मुख्य रूप से हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले सेना में कई सेना होता है, जैसे अश्व सेना, उसके बाद घोड़ा सेना मतलब अश्व सेना, गज सेना, उसके बाद पैदल सेना, फिर दूसरा भाग में हम पढ़ेंगे गुप्तचर के बारे में, और तीसरा भाग में पढ़ेंगे हम जल सेना के बारे में। समझ गए? तो कुल मिलाकर के मेरे आज का जो पढ़ने का जो एक लहजा होगा वो इसी क्रम में होगा। देखिए, कुल मिलाकर के सैनिक व्यवस्था का बात करें तो यहाँ पे अश्व सेना और जो घोड़ा वाला सैनिक है वहाँ पे ज़्यादा प्रचलन में होता है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि हम देखते हैं कि घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ता है, भागता है, युद्ध करता है। तो कुल मिलाकर के हम ज़्यादातर अश्व सेना का ही यहाँ बात करेंगे। हालांकि गज सेना भी है, पैदल सेना तो है ही, गुप्तचर व्यवस्था है और जल सेना है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कारण हम देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था में अलग टाइप का सहना ए मंडी जो निरीक्षाटन का काम करता था, बाल और माप की जांचने का काम करता था, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, अर्थात सेना के ही अंतर्गत आएगा, पुलिस विभाग के अंतर्गत आएगा। इन सभी बातों का आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ये जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था है, एक्चुअली में ये तुर्की परस मंगोल पद्धति पे आधारित है। कहने का मतलब है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था तुर्की और मंगोल का जो दशमलव पद्धति था उस पर ये आधारित है, इसका सैन्य व्यवस्था। अब ध्यान से समझिएगा, दशमलव पद्धति का हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कुल मिलाकर के जितने भी वंशों हैं, यहाँ पे 5 वंश है, तो उन वंशों में थोड़ा बहुत सैनिक व्यवस्था में चेंजिंग हुआ है, कुछ नयापन आया है। सबसे पहले उसको हम देखते हैं, फिर हम दशमलव पद्धति को समाप्त कर देंगे यहाँ पे पढ़ा करके। ध्यान से देखिएगा, ये जो है तुर्की प्लस मंगोल पर आधारित दशमलव पद्धति पर आधारित एक सैन्य व्यवस्था, इसकी शुरुआत सबसे पहले इल्तुतमिश ने करता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है और ये गुलाम वंश का शासक रहता है। इन्होंने जो सैन्य व्यवस्था की शुरुआत करता है और ये दशमलव पद्धति पर आधारित रहता है, और खास करके इसके जो सैनिक होते हैं इसको दृश्य-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृश्य-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं, और ये बलबन के काल में होता है। बलबन के काल में एक सैन्य विभाग की स्थापना कर दिया जाता है जिसको कि दीवान-ए-अर्ज कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दीवान-ए-अर्ज की स्थापना कौन करता है? तो बलबन करता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि दीवान-ए-अर्ज क्या होता है? तो ये एक सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, उसको दीवान-ए-अर्ज कहते हैं। समझ गए? इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम देखते हैं तो यहाँ पे अस्थायी सेना का गठन किया जाता है, और अस्थायी सेना के गठन के साथ ही इन्होंने एक अस्पा और दो अस्पा के कंसेप्ट का डेवलप करता है। अब समझिए, एक अस्पा वो होता है जैसे कि एक सेना पर एक घोड़ा, वो हुआ एक अस्पा। दो अस्पा उसको कहते हैं कि एक सेना पर एक घोड़ा के साथ एक घोड़ा एक्स्ट्रा, यानी एक सेना पे 2 घोड़ा, उसको बोलते हैं द्वि अस्पा। बाबू, एक अस्पा के लिए वार्षिक वेतन 234 टंका था, जबकि द्वि अस्पा के लिए वार्षिक वेतन 78 टंका एक्स्ट्रा दिया जाता था। कुल मिलाकर के 234 प्लस 78, इतना रुपया उसको दिया जाता था। टंका एक चांदी का रुपया होता था, जिसको कि टंका चलाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। हमने लिखा था चाट के जीत, अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीटल। तो ये चांदी का टंका चलाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। तो 234 टंका कौन देता है? अलाउद्दीन खिलजी देता है एक अस्पा के लिए, और द्वि अस्पा के लिए 78 टंका एक्स्ट्रा दिया जाता है, और ये दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन के खिलजी के समय में हम देखते हैं कि दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत होता है। दाग एवं हुलिया उसके लिए होता है कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। दाग होता है घोड़ा को दागने का, और हुलिया होता है सेना का रंग रूप लिखने का, दिखने में कैसा है, काला है कि गोरा है, लंबा है कि नाटा है, कहीं पे कट का निशान तो नहीं है, अर्थात दाग एवं हुलिया। दाग घोड़ा के लिए जो दाग दिया जाता था, अभी भी गाँव घर में देखिएगा सरहा को दाग दिया जाता है त्रिशूल से। खैर ये सब चलते रहता है।
तो उन्होंने दाग एवं हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने इसीलिए करवाया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जो असली नस्ल के घोड़ा होता था उसको नकली नस्ल के घोड़ा से न बदला जा सके, मूल में यही बात था। तो दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एक स्पा एवं द्वि स्पा का कंसेप्ट किसने डेवलप किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वार्षिक वेतन से क्वेश्चन रहता है, एक स्पा के लिए 234 टंका और द्वि स्पा के लिए 78 टंका एक्स्ट्रा दिया जाता था। ये वार्षिक होता था, महीने का नहीं। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के काल में हम देखते हैं तो निरीक्षण पे ये बहुत ज़्यादा जोर देता है और इन्होंने खुद ही कठोरता से दाग एवं हुलिया प्रथा को पालन करवाने का काम करता है। शुरुआत कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन पालन करवाने का काम कौन करता है? कठोरता से गयासुद्दीन तुगलक करता है और निरीक्षण करने के क्रम में ये खुद वहाँ पे जाता है, देखता है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल में आता है तो उस समय भी यही होता है जो कि अमूमन गयासुद्दीन तुगलक के काल में होता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक बात देखने को मिलती है, अब एकता व्यवस्था जो है वो शुरू होने लगता है और नकद वेतन देने लगता है। जैसे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जब अस्थायी सेना रखा तो इन्होंने एकता बंद कर दिया। एकता देना क्या किया? बंद किया और नकद वेतन देने लगा, नकद वेतन देने लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक ये क्या करता है? नकद वेतन देता है। लेकिन इल्तुतमिश के काल में एकता भी दिया जाने लगा। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एकता भी दिया जाने लगा। लेकिन एकता का शुरुआत कौन करता है? तो ये करता है इल्तुतमिश। इक्तेदारी व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश करता है, लेकिन बलबन के समय में ये चलते रहता है। अलाउद्दीन के खिलजी में हम देखते हैं कि इक्तेदारी देना बंद हो जाता है, नकद वेतन देना सेना को प्रारंभ किया जाता है, उसके बाद चलते रहता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोरी होने की वजह से ये सेना को एकता देना प्रारंभ करता है, साथ ही कुछ सेना को नकद वेतन भी देता है। इसके बाद आता है FST फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एकता देना पुनः दोबारा शुरुआत कर देता है और नकद वेतन देता ही नहीं है। ये यहाँ पे नकद वेतन देता ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक आते आते इन्होंने चूंकि तुष्टीकरण की नीति अपनाई, किसी भी क्षेत्र को जीतता नहीं है और न जीतने के क्रम में तुष्टीकरण नीति अपनाने के क्रम में हटो हटो हटो, पीछे हटो की नीति के चलते इसका राज जो है गर्त में जाने लगता है और अंतिम रूप से ये कमजोर शासक विकसित होता है। इसका शौक रहता है गुलामों का, इसका शौक रहता है दासों का, पब्लिक काम करने का, नगर निर्माण करने का, नहर निर्माण करने का। लेकिन सैनिक क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक FST ने बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देता है। इसके बाद आता है लोधी का काल और लोधी के काल में हम देखते हैं कुल मिलाकर के जो इब्राहिम लोधी उसका अंतिम शासक होता है। इब्राहिम लोधी से बाबर की लड़ाई होता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है और मृत्यु के साथ ही युद्ध मैदान में ये पहला शासक होता है कि युद्ध मैदान में मारा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना है। तो हम देखते हैं कि लोधी के काल में खास करके बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी सेना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के ये था हमारा संतुलित कालीन सैन्य व्यवस्था विभिन्न शासकों के क्रम में जो किया गया है। अब हम समझने वाले हैं कि ये जो मंगोल का दशमलव पद्धति है उसको, और यहाँ से भी समझने वाला चीज़ है, क्वेश्चन बनता है। देखिए, मंगोल का वर्गीकरण दशमलव आधारित पर होता है। ये सेना के आधार, सेना के लिए जो किया जाता है, जैसे देखिए अमीर ए दह, ये होता है 10 सैनिकों का एक सैन्य। अमीर ए दह किसको बोलेंगे? 10 सैनिकों का एक सेनानायक। फिर 10 अमीर ए सदा, मतलब 10 अमीरों का, 10 अमीर या सैनिकों का सेनानायक। इसके अलावा होता है अमीर ए हजारा, 1000 सैनिकों का सेनानायक। फिर अमीर ए तुमन, 10,000 सैनिकों का सेनानायक। कहने का मतलब है ये क्या है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। ये क्या दर्शाता है? यही तो है दशमलव पद्धति, अर्थात 10 के आधार पर चीज़ों का वर्गीकरण किया गया है। आई होप कि यह बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये जो मतलब सल्तनत कालीन है तो इन्होंने सुल्तान की अस्थाई सेना को खास सेल बोला जाता है, खास खेल। क्या बोलते हैं? खास खेल। ये जो सल्तनत काल में जो सुल्तान है, सुल्तान ने जो अस्थाई सेना रखा है उसको खास खेल बोला जाता है। और कुल मिलाकर के इस आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है? तो जैसे 10 अश्वारोही बराबर 1 सर एक खेल होता है। फिर 10 सर एक खेल बराबर 1 सिपाह सलार होता है। 10 सिपाह सलार बराबर 1 अमीर होता है। 10 अमीर बराबर 1 मलिक होता है। 10 मलिक बराबर 1 खान होता है।
और इस प्रकार से हम देखें तो खान क्या है, एक सेना का जो सर्वोच्च सेना का अधिकारी होता है। अमीर क्या है, एक सर्वोच्च सेना का अधिकारी। मलिक क्या है, एक सर्वोच्च सेना का अधिकारी। सिपाह सलार क्या है, सेना का अधिकारी। सर एक खेल सेना का अधिकारी। अर्थात जैसे यूपीएससी बीपीएससी इन सब में जो पदों का हायरार्की है, रैंक आधार पे जो पद डिटरमाइन किया गया है, जैसे हवलदार है, मतलब कोतवाल हो गया, हवलदार हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद और जो भी मतलब सीनियर इंस्पेक्टर हो गया, इसके बाद एएसपी हो गया, एसपी हो गया, ये सब जो एक क्रम है उसी प्रकार से ये भी है। तो कुल मिलाकर के अश्वारोही जो 10 अश्वारोही होता है, एक सर एक खेल होता था, ये छोटे अधिकारी हैं, और एक खान जो है आईएएस रैंक का अधिकारी है, अर्थात आज के समय का जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है ये यहाँ पे है, और ये सीधा जो है राजा के करीब हुआ करता था। अब कई सारे विभाग हैं दिल्ली सल्तनत में जिसका कि निर्माण होता है, सेना से संबंधित है, और इससे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हमने बात कहा था कि दीवान-ए-अर्ज जो कि सैन्य विभाग है, इसका निर्माण कौन किया था, बलबन ने किया था। इसके अलावा आरिज-ए-मुमालिक, ये क्या होता है, तो सैन्य विभाग का प्रधान को बोलते थे आरिज-ए-मुमालिक। इसके अलावा बरीर-ए-मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, और बरीर हम गुप्तचर को बोलते थे। बरीर मतलब गुप्तचर, गुप्तचर। तो बरीर-ए-मुमालिक गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था वो होता था। अमीर-ए-आखुर ये अश्वशाला का प्रधान होता था। अश्वथाला, अश्व मतलब घोड़ा, जो जहाँ पे घोड़ा रहता था उसका हेड। अमीर-ए-बहर ये जलमार्गों का निरीक्षण करने वाला होता था, और कुछ बहुत बड़े मात्रा में, छोटे मात्रा में जलमार्ग का जो निरीक्षण करता था तो उस अधिकारी को अमीर-ए-बहर कहते थे। शाहना-ए-मर्दी, जैसे कि हमने बात किया था कि अलाउद्दीन खिलजी काल में जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी डेवलप किया गया था तो उसका हेड जो होता था, ये जो एक दरोगा लेवल का अधिकारी होता था उसको बोलते थे शाहना-ए-मंडी, और ये जो था ये बाट और माप की जांच करने वाला अधिकारी होता था। कोतवाल जो शहरों में शांति व्यवस्था का काम करता था। शाहना-ए-पीर ये हाथी सेना का प्रमुख होता था, जैसे कि हमने बात कहा था कि गज सेना मतलब हाथी सेना यहाँ पे होता था, और इसके प्रमुख को क्या बोलते थे, शाहना-ए-पीर बोला जाता था। फिर सर-ए-जानदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था सर-ए-जानदार। तो इस प्रकार से हमने गुप्तचर विभाग, हमने जल विभाग, हमने अश्वसेना, गज सेना और पैदल सेना के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किया, और यही है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। इसी के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप मेंस लेवल पे लिखते हो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाते हो। ओवरऑल दिल्ली सल्तनत से सैनिक विभाग में इतना ही बातों को आपको रिकॉल बार बार करते रहना है। तो मेरे वीडियो को आप लोग एक क्रम में बना है, इसको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके साथ हम मिलेंगे फिर कल। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।